हे एवरीवन, वेलकम टू फोकस ऑन बायोलॉजी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पूरा एलिमेंट्री कैनाल बता दिया था। आज हम डाइजेशन और उसका एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। ओके, ये लास्ट लेक्चर में आपको बता चुकी थी, एक बार फिर से रिवीजन करा देती हूँ जल्दी जल्दी। उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, कहाँ कहाँ डाइजेशन हो रहा है, किस किस चीज़ का डाइजेशन हो रहा है और क्या क्या इसमें एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो सब बताऊंगी। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया था एलिमेंट्री कैनाल में, ये रहा माउथ, ये रहा हमारा ऑस्योफेगस जिसने हमने फूड पाइप कहा था। उसके बाद आता है स्टमक, देन इसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद एनस एंड आउट। ये दो ग्लैंड्स हैं, दैट इज लीवर एंड पेनक्रियास। ये कटा हुआ नहीं है, ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर से आ रही है। ठीक है, और हमने यहाँ पे डाइजेशन क्या क्या बताया था कि मतलब ये जो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसके बाद सेल्स यूटिलाइज करेंगे। तो इसको सिंपल फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे एंजाइम्स आएंगे। कौन कौन से एंजाइम आएंगे यही मुझे आपको बताना है। तो हमारा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज होगा, प्रोटीन अमाइनो एसिड में, फैट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। और फिर जब ये सिंपल फॉर्म में बन जाएगा तो सेल्स हमारी क्या कर लेंगी, ब्लड के थ्रू उसको यूटिलाइज कर लेंगी या एब्जॉर्ब कर लेंगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज हमने खाना खाया, ठीक, तो ये हमारा माउथ में आया। माउथ में आपको पता होगा यहाँ यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें माउथ का डाइजेशन पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं माउथ डाल देती हूँ हेडिंग। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम माउथ का डाइजेशन पढ़ेंगे। आपको पता होगा यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, 3 पेयर प्रेजेंट होते हैं। खैर आपको इतना नहीं जानना, बस इतना जानना है कि सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे हमारे। वो क्या सिक्रीट करती हैं, सलाइवा। ठीक, मुंह में सलाइवा आता है, लार आती है, तो उसी को बोलते हैं सलाइवा, जिसमें एक एंजाइम होता है दैट इज सैलिवरी एमाइलेज। तो जो होती है सैलिवरी ग्लैंड, वो सिक्रीट करेगी सलाइवा, ये सैलिवरी जूस कुछ भी कह सकते हैं, जिसमें एक एंजाइम होता है दैट इज सैलिवरी एमाइलेज, जो क्या करता है हमारा कार्बोहाइड्रेट को तोड़ तोड़ के इसका ब्रेक डाउन करके किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में। ठीक है, तो ये जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है वो क्या करता है, हमारे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करके सिंपल फॉर्म में क्या कर देता है, इसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद हमारे यहाँ पे किस चीज का क्या हो गया, डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का। मतलब एक चीज हमारी सिंपल फॉर्म में चेंज हो गई। अब बचा क्या, प्रोटीन बचा, फैट बचा। ठीक है, मुंह में हमारा डाइजेशन हुआ कार्बोहाइड्रेट का, मतलब वो किस फॉर्म में आ गया, बोलस की फॉर्म में आ गया हमारा खाना। उसके बाद अब वो पास होगा हमारे फूड पाइप से। अब फूड पाइप से पास कैसे होगा, खुद थोड़ी ना जा रहा है ना, उसको धक्का दे रहे हैं, मतलब कुछ कुछ ऐसा होता होगा ना जो यहाँ से पास हो रहा होगा यहाँ पे खाना। तो यहाँ पे एक प्रोसेस होती है दैट इज पेरिस्टालसिस। देखिए पेरिस्टालसिस प्रोसेस कैसे होती है, सपोज ये ऑस्टियोफेगस का पाइप है, पतला सा थिन बताया था मैंने। उसमें जो बोलस आता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इसी वजह से जो हमारा बोलस होता है वो पास होता चला जाता है, कहाँ से, ऑस्टियोफेगस टू स्टमक। ठीक है, तो अब हमारा खाना कहाँ पे आ गया, फाइनली स्टमक में। यहाँ कौन सी प्रोसेस होती है, दैट इज पेरिस्टालसिस, जिसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ओके, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्टमक। ठीक है, अब हमारा किस चीज का डाइजेशन कंप्लीट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया ना हमारा, ये डाइजेस्ट होके हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। अब हमारा क्या रह गया, प्रोटीन और फैट। अब देखते हैं यहाँ स्टमक में किस चीज का डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसको रब करते हैं। ठीक है, जो हमारा स्टमक है, स्टमक है, ठीक है, उसके अंदर इनर लाइनिंग में, यहाँ पे बता रहे इनर लाइनिंग में कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है। अब ग्लैंड है भाई, कुछ ना कुछ सिक्रीट तो करेगा, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। तो ये 3 चीजें सिक्रीट करता है। फर्स्ट वन इज HCl, सेकेंड वन इज एंजाइम पैप्सिन। ठीक है, ऊपर कौन सा एंजाइम था, सैलिवरी अमाइलेज, यहाँ पे पैप्सिन, और थर्ड वन इज क्या सिक्रीट करता है, ये म्यूकस। अब इन तीनों का कुछ ना कुछ काम जरूर होगा। ठीक है, अब ये एंजाइम है, ये तो तोड़ेगा ही, ब्रेक डाउन तो यही करेगा मेन। तो हमारा पैप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को
पैप्सिन किस में तोड़ देता है? अमाइनो एसिड में। अब एक चीज याद रखना, पूरी प्रोटीन नहीं डाइजेस्ट होती, पूरी प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता, थोड़ा सा अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होगा, ठीक है। फिलहाल हमारा प्रोटीन किस में ब्रेक डाउन हो गया? अमाइनो एसिड में, इन द प्रेजेंस ऑफ विच एंजाइम? दैट इज पेप्सिन। ओके, अब इन दोनों का क्या काम है? देखिए ये थोड़ा वैसा होता है, मतलब ये बोलता है मेरी एक शर्त है, मैं तभी डाइजेशन करूंगा जब मुझको आसपास का एनवायरनमेंट जो एसिडिक मिलेगा, ठीक। अब इन्हें तो डाइजेशन कराना था भाई, तो इनको देना पड़ा उसको एसिडिक एनवायरनमेंट, तो HCl इसीलिए सिक्रीट हुआ। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये स्टमक का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा कर देता है? एसिडिक कर देता है, ठीक है। अब एसिडिक होने की वजह से प्रोटीन क्या करता है, मतलब पैप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके अमाइनो एसिड में चेंज कर देता है। बट ये क्या बोलते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अब लेकिन ये हमारे हार्म भी तो है ना, हमारी जो इनर लाइनिंग्स है ना स्टमक की, उसके लिए हार्म भी तो है ये, इसलिए ये क्या सिक्रेट करता है? म्यूकस। म्यूकस इसको क्या करता है? इसके हार्मफुल नेचर से, हार्मफुल इफेक्ट से इसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तीनों का काम समझ में आ गया? ये तो मेन एंजाइम था जिसने क्या किया? प्रोटीन को अमाइनो एसिड में चेंज किया, ठीक है। अब इसका इसने क्या कहा था कि भैया मैं तभी डाइजेशन करूंगा जब मेरे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा होगा? एसिडिक होगा, ठीक है। अब एसिडिक होगा तो इसीलिए इसको क्या सिक्रीट करना पड़ा? HCl, लेकिन HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इससे हार्म भी हो सकता है हमारे गैस्ट्रिक लाइंस को, मतलब स्टमक गैस्ट्रिक ही तो होता है, उसकी लाइंस को क्या होता है? हार्म भी हो सकता है, इसलिए क्या सिक्रीट करता है? म्यूकस, ताकि इसकी इनर लाइनिंग क्या रहे? प्रोटेक्ट में रहे, ठीक है, प्रोटेक्ट कर सके इसको, ठीक है। तो समझ में आ गया, हमारा यहाँ का डाइजेशन भी पूरा हो गया, ठीक। अब हमारा खाना यहाँ पे पास होगा, यहाँ पे हमारा जो खाना था अभी पास होगा, लीवर में नहीं जाएगा, पेनक्रियाज में नहीं जाएगा, ये मैंने अभी आपको बताया ये लार्ज इंटेस्टाइन ऊपर से आ रही है, मतलब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, ठीक है। अब हम क्या कहाँ का डाइजेशन पढ़ेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया हमारा स्टमक का। देखिए जितने भी प्रोसेस है ना यहाँ पे, ये सब एंजाइमेटिक प्रोसेस है, सब एंजाइम के थ्रू होंगे, ठीक। सारा डाइजेशन यहाँ पे जितना भी है। अब हमें पढ़ना किसका है? स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का, ठीक। इसे बोलते हैं साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, जितना भी बचा हुआ डाइजेशन है या मेन डाइजेशन जिसे बोलते हैं वो यहीं पे होता है हमारा, ठीक है। कैसे बोल सकते हैं? साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन, ठीक, ठीक है, समझ में आ गया? इसे बोलते हैं साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, ठीक। अब इन दो के बेचारों के भी तो कोई काम होंगे, ये जो साइड में है ना, लीवर और पेनक्रियाज, तो ये दोनों क्या करते हैं? यहाँ के खाने को डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये भी कुछ सिक्रीट करेगा क्योंकि ये भी ग्लैंड है, ठीक, ये भी कुछ सिक्रीट करेगी, ये भी ग्लैंड है, तो हमारा लीवर सिक्रीट करता है, लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस और बाइल सॉल्ट, ठीक। अब पेनक्रियास क्या सिक्रीट करते हैं? दो एंजाइम, फर्स्ट वन इज ट्रिप्सिन, सेकेंड वन इज लाइपेजेस, लाइपेजेस, ठीक है। कुछ मैंने अभी आपको बताया था स्टमक में पेप्सिन नाम का एंजाइम था जिसने क्या किया था? प्रोटीन को डाइजेस्ट किया था। यहाँ पे ट्रिप्सिन है, और मैंने आपको यही बताया था कि स्टमक में प्रोटीन का पूरा डाइजेशन नहीं होता, इट मींस कुछ डाइजेशन यहाँ भी होगा। ट्रिप्सिन पैप्सिन कुछ मिलते जुलते नाम लग रहे हैं ना, तो ये भी क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन ही करता है। जो बची हुई प्रोटीन होती है स्टमक के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है, उसका डाइजेशन कौन करता है? ट्रिप्सिन करता है, ठीक है। अब ये लोग उन्होंने भी शर्त रखी थी अपनी भाई कि पैप्सिन ने हमें एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए, अब इन लोग का अलग होता है, इनको एल्कलाइन एनवायरनमेंट चाहिए, एल्कलाइन एनवायरनमेंट मींस बेसिक एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक। तो इन लोग को एल्कलाइन एनवायरनमेंट कौन प्रोवाइड कराता है? बाइल जूस, ठीक, समझ में? अब इनका क्या हो गया? इनको एल्कलाइन एनवायरनमेंट मिला, इसने क्या करा? प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर दिया? अमाइनो एसिड, जो बची हुई प्रोटीन थी, ठीक है।
मैं इसको रख कर देती हूँ। लाइपेज और यहाँ पे बाइल सॉल्ट का काम देखना है, इधर नोट कर लीजिए पहले। लीवर ने हमारा क्या सिक्रीट किया था? बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट, ठीक है। और हमारा पैनक्रियाज ने ट्रिप्सिन और लाइपेज, ठीक है। तो ट्रिप्सिन का काम तो मैंने आपको बता दिया, जो बची हुई प्रोटीन होती है वो डाइजेस्ट करता है, और इसको इनको एल्कलाइन चाहिए, दोनों को एल्कलाइन एनवायरमेंट, तो बाइल जूस क्या प्रोवाइड करता है? इनको एल्कलाइन एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ये बाइल सॉल्ट क्या काम करता है? देखिए, ये जो लाइपेजेस होता है ये हमारे मेन फैट का डाइजेशन करता है, फैट कन्वर्ट कर देता है किसमें? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। आपको पता होगा फैट लिपिड एक ही चीज होती है, एक ही चीज तो नहीं है बट समझ लीजिए, हाँ लगभग सेम होती है। फिलहाल हम यहाँ पे क्या फैट का क्या करेंगे? डाइजेशन करेंगे, किस? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेजेस, जो किसमें टूट जाएगा? हमारा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, टूट गया। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में ये टूट गया, ठीक है। अब हमारा लाइपेज का काम हो गया, लेकिन अब ये बाइल सॉल्ट का क्या काम है? देखिए, ये जो लाइपेज है ये कहता है कि जो हमारे जो बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, पहले इनको थोड़ा छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स कर लो। मैं इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल का डाइजेशन नहीं कर पाता, मतलब थोड़े थोड़े जो मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े बड़े हैं उन मॉलिक्यूल्स को थोड़ा छोटा छोटा कर दो। तो हमारे बाइल सॉल्ट का यही वर्क होता है, ये करता है। सुना होगा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब होता है जो फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको थोड़ा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दे। वही काम हमारा किसका होता है? बाइल सॉल्ट का होता है। क्या काम होता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। जब इमल्सिफिकेशन हो जाता है फैट का, मतलब वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो फाइनली लाइपेज क्या करता है? फैटी एसिड को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। ओके, यहाँ पे हमारा डाइजेशन हो रहा है पूरा, समझ में आ रहा है? लीवर ने क्या सिक्रीट किया? बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट। पेनक्रियाज ने ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन और पैप्सिन कुछ सेम सेम लग रहा था, तो दोनों क्या करते हैं? प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। और लाइपेजेस किसका डाइजेशन करता है? हमारे फैट का डाइजेशन करता है। वहां पे सैलिवरी अमाइलेज ने किसका माउथ में किसका डाइजेशन किया था? कार्बोहाइड्रेट का। और फिर स्टमक में पैप्सिन ने किसका डाइजेशन किया था? प्रोटीन का। जो प्रोटीन बची उसका डाइजेशन कहाँ पे हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया। और ये जो बचा लाइपेजेस, ये इसने किसका डाइजेशन कर दिया? हमारा फैट का, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक। तो यहाँ पे हमारा पहुंच गया खाना। अब अगर हम इसको, देखिए डाइजेशन मेन था वो तो हो गया, अब इसको अब्सॉर्ब भी तो करेंगे। तो जो चीजें मेन है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, हमने एंजाइमेटिक रिएक्शन करके इन तीनों को बना लिया, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारी सेल्स ब्लड के थ्रू इसको यूटिलाइज करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी, क्योंकि अगर एब्जॉर्ब नहीं करेंगी तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाके आउट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करती है हमारी सेल? इसको ब्लड के थ्रू ग्लूकोज और अमाइनो एसिड, फैटी एसिड को वो कर दिए, एब्जॉर्ब करती है। लेकिन यहाँ पे एक इनर लाइनिंग में चीज प्रेजेंट होती है, दैट इज विलाई, पता होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। ये क्यों प्रेजेंट होती है? ये क्या करती है? सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है, क्योंकि भाई हमें इतना सारा कुछ यूटिलाइज करना है तो ज्यादा से ज्यादा जगह होना चाहिए, तो ज्यादा कुछ एब्जॉर्ब करना है हमें तो ज्यादा जगह होना चाहिए, इसलिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में ये सर्विलाई प्रेजेंट होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो क्या करती है, किसमें हेल्प करती है? इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज द सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है? ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन, ठीक। अब सब एब्जॉर्ब हो गया हमारा, इसमें जो मेन मेन चीज थी सब एब्जॉर्ब हो गई। अब जो बाकी में अनडाइजेस्टेड बचा, अनडाइजेस्टेड माल जो बचा, जो भी जो मेन था वो तो डाइजेस्ट कर लिया, डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कर लिया, जो अनडाइजेस्टेड बचा वो यहाँ पे हमारा पहुंचेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में किसी तरीके का कोई डाइजेशन नहीं होता, ठीक। जो भी डाइजेशन मैंने आपको बताया वो माउथ, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। और मेन कंप्लीट डाइजेशन अगर कोई पूछे, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन कॉल्ड एज इंटेस्टाइन, ठीक, इंटेस्टाइन में होता है, वो भी कौन से? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो जब हमारा ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है तो सिर्फ वाटर का एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। हमारा उसमें से हम वाटर को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद जो अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड फॉर्म में, उसको क्या हो जाता है? इजेशन,
ठीक, समझ में आ गया पूरा डाइजेशन सिस्टम। अब देखिए, हमने खाया, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। डिफरेंस याद रखिएगा, इंडेशन, डाइजेशन और ईजेशन। ठीक है, हमने खाना खाया, इनटेक किया, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हुआ, डाइजेशन। उसके बाद आउट हो गया, दैट इज कॉल्ड ईजेशन। ई फॉर यहाँ पे एग्जिट है, याद रखिएगा। इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड एंड ईजेशन एग्जिट, इंजेशन। ठीक है, तो 3 प्रोसेस थे, कौन से, इंजेशन, डाइजेशन और ईजेशन। ठीक है, समझ में आ गया इतना, बाकी इतना नोट करिए। ठीक है, तो इतना नोट हो गया। उसके बाद देखिए, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो होती है हमारी 6 मीटर की। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये होती है हमारी 6 मीटर की, और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है 1.5 मीटर की। अब आप कहेंगे ये स्मॉल है फिर भी इतनी लंबी है, और वो छोट मतलब लार्ज होने के बाद भी 1.5 मीटर की, तो ये इसका उससे नहीं देखते कि छोटा बड़ा, ये इसके विड्थ से नापते। देखिए ये पतली है, 6 मीटर की है, और यहाँ पे इसका जो नाम है वो उसका विड्थ की वजह से रखा गया है, स्मॉल, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और अगर हम बात करें हर्बीवोर और कार्निवोर की, हर्बीवोर जो मैंने आपको बताया था, हर्बीवोर मैंने बताया था जो वेजिटेरियन होते हैं, और कार्निवोर जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, पर कंपेयर टू द कार्निवोर्स जो हर्बीवोर होते हैं, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा लंबी होती है। क्यों? क्योंकि वो खाता है ना प्लांट्स वगैरह, उसके सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, तो सेलुलोज का डाइजेशन थोड़ा मुश्किल से होता है एज कंपेयर टू द नॉन वेजिटेरियन जो कार्निवोर्स होते हैं, इसलिए उनका थोड़ा ट्रैक जो थोड़ा लंबा होता है। ओके, तो यहाँ हमारा पूरा डाइजेशन खत्म हो गया है आज। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, अपना रिस्पायरेशन। एकदम इनिशियल से मैं स्टार्ट करूंगी रिस्पायरेशन को, बाकी यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।